समाप्त होने के बाद एक महत्वपूर्ण विषय पे, जिस विषय पे पहले भी आपके बीच में हम आए थे, युवाओं की बेरोजगारी से जुड़ा, हमारी फौज और फौज की ताकत से जुड़ा, मजबूती से जुड़ा, अग्निपथ योजना से जुड़ा हुआ ये विषय है, और साथ में देश के किसानों से संबंधित भी विषय, क्योंकि देश की संसद सत्र में आपने देखा होगा लगातार हमने अग्निपथ योजना पे, देश के नौजवानों की बेरोजगारी पे और किसानों के मुद्दे पे अलग अलग तरीके से नोटिस दिए, मगर इन मुद्दों को सरकार ने चर्चा के लायक नहीं समझा। ऐसे में हम आगे की रणनीति क्या रहेगी, हम किस प्रकार से नौजवानों की आवाज उठाएंगे, अग्निपथ योजना को लेके हमारा क्या विरोध है और आगे किस प्रकार से हम अपनी बात उठाएंगे, वो आप उसकी जानकारी आपको मैं आज प्रेस वार्ता के माध्यम से देना चाहता हूं। सरकार से हम पहले तो सवाल ये पूछते हैं कि अग्निपथ योजना अगर राष्ट्र हित में है तो संसद में इस पे चर्चा से सरकार क्यों भाग रही है। और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा, हमने संसद सत्र में रूल 267 के अंतर्गत नोटिस दिया, कॉलिंग अटेंशन का नोटिस दिया, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन का नोटिस दिया, यहां तक कि प्रश्न भी अग्निपथ योजना पे की जानकारी लेने के लिए हमने प्रश्न भी लगाने का काम किया, मगर सभी नोटिसों को तो खारिज किया ही किया सरकार ने। जो प्रश्न भी लगाया था उस प्रश्न में को भी सरकार ने खारिज कर दिया। रूल 47(2) का हवाला देके जो प्रश्न मैंने लगाया, स्वयं मैंने लगाया था और भी कई सांसदों ने लगाया था दूसरी विपक्षी पार्टियों के, अग्निपथ योजना पे कोई प्रश्न आप नहीं पूछ सकते सरकार से। रूल 47(2) का सरकार ने हवाला देके प्रश्न खारिज कर दिया और कहा कि सब जुडिस मामला है। ये पहली मर्तबा मैंने ऐसा देखा है कि सरकार ने सब जुडिस का बहाना लेके, बहाना मैं इसलिए कहूंगा कि आपने देखा होगा कि जब 3 कृषि कानूनों पे सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत चल रहा था तो उस समय भी संसद में पूरी चर्चा हुई थी। सरकार प्रश्न से भी भाग रही है, संसद में चर्चा से भी भाग रही है और राष्ट्र हित का बता रही है। राष्ट्र में हित में ये योजना है तो हमारी बात संसद के पटल पे क्यों नहीं आ सकती, हम अपने प्रश्न क्यों नहीं पूछ सकते। सच्चाई ये है कि आज इस योजना से देश के युवाओं में बहुत आक्रोश है, मगर आप ये सरकार के मंत्री ये बोल रहे हैं कि आक्रोश है तो इतने आवेदन क्यों आ रहे हैं। वो जो आवेदन है वो सरकार की उपलब्धि नहीं है, विफलता है। कुल मिलाकर नेवी और एयरफोर्स के लगभग 6000 पदों के लिए 18 लाख आवेदन आए। ये सरकार इसको अपनी उपलब्धि बता रही है। आप नौजवानों की आज बेरोजगारी में जो मजबूरी है उनका अपमान ना करें, मैं सरकार से कहना चाहता हूं। आज ऐसी स्थिति हो गई, हरियाणा के कोर्ट में 15 चपरासियों की नौकरी निकली, वहां पर 6 लाख बच्चों ने आवेदन करने का काम किया। ये बेरोजगारी की आज का आलम है। तो दूसरा, आक्रोश युवाओं में बहुत है, लेकिन एक कारण जो आंदोलन चल रहे थे उन आंदोलनों की आपको विजिबली दिख नहीं रहे। उसका एक कारण यह है कि तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि अगर विरोध प्रदर्शन के दौरान कोई देखा जाएगा, किसी का नाम आ जाएगा तो सेना में अग्निवीर के लिए वो अयोग्य माना जाएगा। तो एक तरफ बेरोजगारी, एक तरफ अपनी भविष्य की चिंता और दूसरी तरफ इस तरह की स्थिति, आप अंदाजा लगा सकते हैं। नौजवानों में तो इसमें आक्रोश है ही। मैं एक उदाहरण भी देना चाहूंगा। कल एक हमारी बेटी मेडल लेके आई
कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा से मैं उनके कार्यक्रम में गया हुआ था। उनको जब शाबाशी दी, सम्मान किया, उसके बाद उनके भाई मिले और उनके भाई ने कहा कि मैं फौज में हूँ, फला बटालियन में हूँ। तो जब मैंने कहा बहुत बढ़िया, खुशी की बात है। तो जब वहाँ जाने लगे तो कहने लगा मगर भाई साहब पक्की फौज में हूँ। और सारे, तो ये आप समझें, मानसिकता समझें कि आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, 4 साल का अग्निवीर कोई नहीं बनना चाहता, लेकिन मजबूरी है। दूसरा, जो हमने शुरू में ही कहा था कि हम इस योजना का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये योजना देश की ना सुरक्षा के हित में है, ना देश की फौज के हित में है, ना नौजवान के भविष्य के हित में। हमारी देश की फौज जो बेहतरीन फौज मानी गई, सबसे अच्छी फौज मानी गई, आज उसकी नींव हिलाने का काम आपने ऐसा कर दिया। पिछले 2-3 साल से भर्ती नहीं, और कहा गया कि भर्ती इसलिए नहीं, कोरोना। अगर कोरोना की वजह से भर्ती नहीं हो रही थी तो फिर ये अग्निवीर क्यों लाए? अगर अग्निवीर अच्छी थी तो इसका टाइमिंग बड़ा संदेशपात्मक है कि पहले कहा कोरोना की वजह से भर्ती नहीं, 2 लाख पद फौज में रिक्त हो गए, उसका प्रेशर बना पूरे देश में, और बेरोजगारी जब आसमान छूने लगी, इतना प्रेशर आ गया, तो एकदम से आप इस तरह की योजना लेके आए। और दूसरा आपने कहा, एक और जो ये कह रहे हैं, दलील दे रहे हैं कि भाई पैसा नहीं खजाने में पेंशन देने के लिए, जो 1 रैंक 1 पेंशन, जिसका उद्घोष प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा की वीरभूमि से किया था, रेवाड़ी से किया था, 1 रैंक 1 पेंशन। अब नो रैंक पेंशन, अब नो रैंक नो पेंशन, खजाने में पैसा नहीं। या तो सरकार के खजाने में फौज के लिए पैसा नहीं है, ये बात सरकार, या सरकार को फौज, या सरकार फौज की जरूरत ही नहीं समझ रही। बताए सरकार कि ये कहाँ, ये कौन सी बात ये सही है। इसके साथ साथ इससे जुड़े हुए 2-3 और मसले हैं। एक तो ये 2 साल तक की जो रिक्रूटमेंट है ये कैंसिल हो गई। इसमें कई तो एयरफोर्स के ऐसे की पूरी रिक्रूटमेंट हो गई थी, पूरी रिक्रूटमेंट हो गई थी, उनको बस अपॉइंटमेंट मिलनी बाकी थी, उनकी रिक्रूटमेंट ही कैंसिल हो गई एयरफोर्स के अंदर बहुत से पदों पे। तो जितनी 2 साल तक थोड़ी बहुत रिक्रूटमेंट भी हुई वो सारी कैंसिल हो गई। तो ऐसे में अब देश में अलग अलग संगठन अग्निपथ योजना के विरोध में जागृति लाने के लिए और अभियान चलाने के लिए सामने आ रहे हैं। इसमें एक संयुक्त किसान मोर्चा और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, संयुक्त किसान मोर्चा जिसमें 400 किसान संगठन शामिल हैं देश के, और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन जिन्होंने OROP की लड़ाई लड़ी, 1 रैंक 1 पेंशन की, जिसमें 150 एक्स सर्विसमैन के संगठन देश के शामिल हैं। ये लोग मिलकर, और इनके साथ कुछ अनएम्प्लॉयड यूथ की भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो 3 किसान का संगठन, एक्स सर्विसमैन यानी कि जवान का संगठन, और बेरोजगार नौजवान का संगठन, ये सभी मिलकर इन्होंने एक अभियान की शुरुआत करी है, जय जवान जय किसान अभियान, जो कि 7 से 14 अगस्त तक इसका पहले चरण में देश के कोने कोने में ये जागरूकता सेमिनार इस अभियान के माध्यम से कर रहे हैं। और उसके बाद 14 अगस्त के बाद, 15 अगस्त के बाद ये अगला चरण इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। आज कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से जय जवान जय किसान अभियान, जो संयुक्त किसान मोर्चा और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन द्वारा अभियान शुरू किया गया है, उसको पूर्ण रूप से हम समर्थन देते हैं। इस अभियान की भी मुख्य 4 ही मांगे हैं। अग्निपथ वापस हो, 2 साल तक जो रिक्रूटमेंट है उसकी रीस्टेट हो सारी रिक्रूटमेंट, जिसमें एयरफोर्स की रिक्रूटमेंट भी शामिल है, हम उसको समर्थन देते हैं। सारे जो मुकदमे बने, और तीनों फोर्सेस के हमारे प्रमुखों ने जो कहा कि भाई किसी का अगर शक्ल देखी गई तो उसको अग्निपथ या फौज में, तो जो प्यूनिटिव मेजर्स थे उनको सबको वापस लिया जाए, और
डिफेंस को प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं दी जाए। सरकार को अपनी सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथ में रखनी चाहिए, इसके साथ इस तरह खिलवाड़ ना हो। ये 4 मांगे हैं। इसके साथ साथ ये तो आपकी जवान की बात आ गई, जय जवान जय किसान। मैंने कहा कि जय जवान जय किसान अभियान, जवान के साथ किसान हम नहीं भूल सकते। जो किसान आंदोलन हुआ जिसमें 750 किसानों ने अपनी जान कुर्बान करी, देश ने ऐसा आंदोलन नहीं देखा। 1 साल से ज्यादा वो आंदोलन चला। उसके बाद किसान संगठनों के साथ, किसानों के साथ देश की सरकार का समझौता हुआ। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, किसानों के साथ भी धोखा, नौजवान बेरोजगार नौजवानों के साथ धोखा और किसान के साथ धोखा भी सरकार ने किया। उस आंदोलन के समझौते में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं और देश की सरकार ने कहा था कमेटी बनेगी एमएसपी लीगल गारंटी पे। वो कमेटी तो खाना पूर्ति कमेटी सरकार ने बनाई है, लेकिन उस कमेटी का भी बहिष्कार संयुक्त किसान मोर्चा ने भी किया है, देश के तमाम किसान संगठनों भी किया है, और हम भी उस कमेटी को पूर्णतः रिजेक्ट करते हैं। और उस कमेटी में क्यों रिजेक्ट करते हैं? पहली बात तो उसका जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसमें एमएसपी लीगल गारंटी, कानूनी बाध्यता न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की किसानों को, उसके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस में दूर दूर तक कोई संकेत नहीं दिया गया है। दूसरा हम क्यों रिजेक्ट करते हैं, उसमें तमाम कमेटी के जितने सदस्य हैं उन सदस्यों के व्यूज सबको पता है। 29 लोगों की कमेटी के लगभग व्यूज ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुखर रूप से किसान आंदोलन के विरुद्ध अपने बयान दिए, 3 कृषि कानूनों के पक्ष में बयान दिए। सरकार की नीयत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। और बहुत से लगभग ऐसे 2 लोग हैं इनकी इस कमेटी में, 29 सदस्यीय एमएसपी कमेटी में ऐसे लोग सरकार ने बिठा दिए जिनको गेहूं के पौधे और धान के पौधे में फर्क नहीं पता। जिनको गेहूं के पौधे और धान के पौधे में फर्क नहीं पता, वो अब किसान के भाग्य का फैसला करेंगे। उनके हाथ में आपने देश के किसान के भाग्य की कलम दे दी। बड़े दुर्भाग्य की बात है आज इस प्रकार की कमेटी बनी। सरकार केवल किसानों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। तो आज देश के किसान के साथ भी धोखा, देश के नौजवान के साथ भी धोखा, देश के जवान के साथ भी धोखा। इसीलिए जय जवान जय किसान। और संसद सत्र से पहले आपके बीच में आए थे, तमाम ये मुद्दे रखे थे और हमने कहा था संसद में उठाएंगे। आपने देखा, देश गवाह है, संसद के अंदर इन मुद्दों को उठाने के लिए कोई कसर हमने नहीं छोड़ी। हमने प्रयास किया, बार बार हर तरह का नोटिस दिया, जितने भी रूल्स अवेलेबल हैं, कोई रूल नहीं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर की किताब के किसी पन्ने में कोई ऐसा नियम नहीं है जिस नियम के तहत हमने नोटिस नहीं दिया। स्वयं मैंने नोटिस दिया, राज्यसभा में तो विपक्ष की तरफ से प्रश्न लगाए, लेकिन उन सबको खारिज कर दिया गया। हर रोज खारिज किया गया, यहां तक कि प्रश्न पे, तारांकित प्रश्न छोड़िए, सामान्य प्रश्न भी एडमिट नहीं हुआ। अग्निपथ योजना को प्रश्नों से ऊपर उठा दिया गया कि इस पे प्रश्न ही नहीं पूछ सकते आप। तो हमारा बार बार आखिर में जहां से शुरुआत करी थी, मैं अपनी समाप्त करता हूं अपनी बात और आप सबके प्रश्न लेंगे, कि सरकार ये बताए कि अगर अग्निपथ योजना राष्ट्र हित में है तो सरकार संसद में चर्चा से क्यों भाग रही है? क्यों हम वहां पर हमारी बात सुनने में कि 4 साल में बिना पेंशन रिटायरमेंट आप भेज देंगे, उससे देश की फौज कैसे कमजोर होगी? देश की फौज की संख्या 16 लाख से घटकर आने वाले दिनों में 8 साल के बाद 7 लाख रह जाएगी, उससे देश की फौज कमजोर क्यों होगी? दूसरे मुल्क, रशिया जैसे मुल्क 5-5 साल की ट्रेनिंग देते हैं कॉम्बैट फोर्सेस को, आप तो 4 साल में बिना पेंशन रिटायरमेंट भेज रहे हैं, इससे आपकी फौज क्यों कमजोर होगी? नाम, नमक, निशान
जो रेजिमेंट स्ट्रक्चर है फौज का, जिसपे हिंदुस्तान की फौज की नींव दे, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फौज, जिस भावना से फौजी लड़ता है, उससे आप अगर छेड़छाड़ करेंगे तो फौज कमजोर क्यों होगी? ये प्रश्न हमें उठाने की इजाजत दी जाए। इसमें अंतिम बात करके आपके प्रश्न लेंगे। इसमें एक क्लॉज आया है, अग्निपथ योजना से जुड़ा हुई बात है। एक और क्लॉज आया है, ऑल इंडिया ऑल क्लास। आज भी हमारी जो फौज है वो ऑल इंडिया की फौज है, ऑल इंडिया ऑल क्लास की फौज है। इसको आपने किस रूप में, जो आपने कहा, आपको क्या आवश्यकता पड़ी इसको कहने के लिए? ऑल इंडिया ऑल क्लास, आज भी फौज ऑल इंडिया ऑल क्लास है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां परंपरागत रूप से फौज में जहां भर्ती ज्यादा होती है, और उसी आधार पर रीजनल बैलेंस को केयरफुली रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, और हमारी फौज की मजबूती को रखते हुए रिक्रूटमेंट मेल पॉपुलेशन हर प्रदेश की निर्धारित करके, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे प्रदेश हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, जहां फौज की अधिक भर्ती रहती है। आज आपने उस प्रिंसिपल के साथ आपने खिलवाड़ जो किया है, उसमें जहां इन प्रदेशों के नौजवानों का नुकसान तो है ही, उदाहरण के तौर पे हरियाणा से, और आज की परिस्थिति में, पहले की परिस्थिति में पक्की जब भर्ती होती थी तो 5000 भर्ती हर साल होती थी, 5000 पक्की भर्ती, 5000 पक्की भर्ती हर साल। अब 963 अग्निवीर भर्ती होंगे, जिनमें से 240 पक्के होंगे, वो भी 4 साल के बाद। कहां 5000 पक्के भर्ती हो रहे थे और अब 240 होंगे, बाकी बिन पेंशन रिटायरमेंट। मगर दूसरी बात, प्रश्न ये भी उठता है, कई चीजें हैं जहां पर आप पूर्णतः फौज की मजबूती, रीजनल बैलेंस, सारी बातें देख के जब आप चलते हैं, जैसे खेल हैं, आज अगर वहां पे आप प्रपोर्शनेट जनसंख्या के आधार पे हमारे कंटिंजेंट्स को भेजेंगे, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपकी मेडल तैली भी प्रभावित होगी। तो कई ऐसी चीजें हैं जहां परंपरागत रूप से कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां वहां खेल खेले जाते हैं, इसी प्रकार से परंपरागत रूप से कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां से फौज ज्यादा आती है। इस बात को आपको स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन आपने इस सब के साथ छेड़छाड़ किया है। तो आज हम एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं। और आखिर में, जो ये हमने जय जवान जय किसान अभियान का समर्थन किया है, स्वयं कांग्रेस पार्टी भी 15 अगस्त के बाद, जैसे हमने, आपने देखा, महंगाई पर संसद में लड़ाई लड़ी और सड़क पे भी लड़ाई लड़ी, 15 अगस्त के बाद बेरोजगारी, अग्निपथ योजना की वापसी पर भी कांग्रेस पार्टी सड़क पर आकर लड़ाई लड़ेगी। हम संसद में हमने पुरजोर प्रयास किया, सरकार ने हमें संसद में आवाज उठाने की अनुमति नहीं दी। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी आवाज दब जाएगी। हम अग्निपथ और बेरोजगारी योजना पर एक एजुटेशनल कैंपेन 15 अगस्त के बाद शुरू करेंगे। हम समर्थन देंगे जहां जय जवान जय किसान अभियान को, और वहीं स्वयं कांग्रेस पार्टी और हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुख्यतः यूथ कांग्रेस, हम जमीनी स्तर पर भी ये एजुटेशनल कैंपेन शुरू करेंगे। After, while on one hand we extend full support to the Jai Jawan Jai Kisan campaign launched by Sanyukt Kisan Morcha and United Front of ex-servicemen who fought for one rank one pension, we extend full support to their Jai Jawan Jai Kisan Abhiyan, which is against the Agnipath and which demands the rollback of Agnipath scheme. Congress party itself, after 15th August, we will take to the streets just like we did in case of fighting against inflation.
we will take to the street and we will have our own agitational programs to protest against record unemployment and to demand rollback of Agnipath scheme. हाँ, बहुत महत्वपूर्ण आपका नाम मैं अजय तिवारी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और मैं क्षमा चाहता हूं, आपसे मेरा पर्सनल इंट्रोडक्शन नहीं था, इसीलिए आपसे बाय नेम मैं परिचित नहीं था। तिवारी जी, संयुक्त किसान मोर्चा में एक और चीज तय हुई थी उसके समझौते में, संयुक्त किसान मोर्चा किसान आंदोलन के समझौते में, कि जो इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स हैं जिसमें जो प्राइवेट सेक्टर सरकार लाना चाहती है और प्राइवेट सेक्टर चुनिंदा वित्त क्षेत्र में चुनिंदा उपभोक्ताओं को प्राइवेट सेक्टर को देना चाहती है, जो प्रॉफिटेबल उपभोक्ता है, इंडस्ट्री, कमर्शियल, शहर, वहां तो प्राइवेट सेक्टर आ जाए। आज क्रॉस सब्सिडी की वजह से चल रहे हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, आपने इस बारे में देखा होगा, बहुत लोगों ने अपनी राय भी रखी है। मगर समझौता ये था, जैसे तिवारी जी कह रहे हैं, कि भाई ये जब आएगा उससे पहले सारे स्टेक होल्डर से बात की जाएगी, किसान संगठनों से बात की जाएगी, उपभोक्ता संगठनों से बात की जाएगी, आम सहमति बनाई जाएगी और फिर ये वित्त विधेयक लेके आएंगे सरकार। मगर सरकार ने लोकसभा में बिना किसी से चर्चा किए, ये एक और धोखा है, धोखा पार्ट 2, धोखा पार्ट 1 एमएसपी कमेटी, जिसमें एमएसपी की लीगल गारंटी का कोई प्रावधान नहीं और जिसमें ऐसे लोगों को 29 लोगों को सरकार ने बिठा दिया उस कमेटी में, किसान के भाग्य विधाता बनाकर, जिसको गेहूं के और धान के पौधे में फर्क नहीं पता। धोखा पार्ट 2, ये जो बिजली का रिफॉर्म का कानून आना था जिसमें सरकार ने वायदा किया था कि सलाह करके किसान संगठनों से, उपभोक्ता संगठनों से सलाह करके लाया जाएगा, ये बिना सलाह कर लोकसभा में सरकार लेके आई है। धोखा पार्ट 3, अजय कुमार मिश्र टेनी आज तक मंत्रिमंडल में बने हुए हैं, आप और हम कितने मूक दर्शक बन गए। कल को कोई एजिटेशन हो रहा है और इस तरीके से घमंड की गाड़ियों को, उन एजिटेशन को कुचलने के लिए, किसानों को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया गया और हम इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन सरकार ने समझौता भी कर दिया, आंदोलन भी खत्म करा दिया। मगर किसान ये को मजबूर ना समझे सरकार, हम लड़ाई लड़ेंगे, ये सारे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अजय तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी का इसमें स्टैंड, जब ये पहली बार सरकार लेके आई थी, ये मौजूदा सरकार 2015 में, तब स्टैंडिंग कमेटी के सामने ये बिल आया था स्थायी समिति के समय, मैं भी उसका सदस्य था कांग्रेस की पार्टी की तरफ से, और हमने अपना डिसेंट नोट दिया था इस पे, और यही डिसेंट नोट दिया था हमने। वो डिसेंट नोट आप अगर देखेंगे तो उसमें हमारा स्टैंड समझ में आ जाए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबके हस्ताक्षर, जितने मेंबर सदस्य थे सबके हस्ताक्षर से डिसेंट नोट था, तो एक अकेला मेरा नहीं था, वो हमारी पार्टी का डिसेंट नोट था कि इसमें अगर आप कुछ सेक्टर्स जो प्रॉफिटेबल नहीं है प्राइवेट सेक्टर के लिए, आप उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के सहारे छोड़ देंगे, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिसमें रूरल इलेक्ट्रिसिटी हाउस होल्ड सेक्टर है, और बाकी प्रॉफिटेबल सेक्टर्स आप प्राइवेट कंपनियों को दे देंगे, तो उसमें तो बहुत बड़ी मार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और इन सेक्टर्स पे, उनकी तो वायबिलिटी बचेगी नहीं, वो तो अनवायबल हो जाएंगे। उनको अनवायबल होने के बाद इन सेक्टर्स से पे टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा, और इन सेक्टर्स पे टैरिफ आप बढ़ाएंगे तो उसकी मार गरीब पे पड़ेगी, किसान पे पड़ेगी। आज क्रॉस सब्सिडाइजेशन हिंदुस्तान की परिस्थिति में
ये सरकार फिर वही काम कर रही है जो मैंने पहले कहा था। ये सरकार कहीं ना कहीं नकलची बंदर का रूप धारण कर चुकी है। नकलची बंदर जो पश्चिम को देख के वहां की नीतियों को लाकर और यहां पे हिंदुस्तान में तजुर्बे कर रही है। 3 कृषि कानून, क्योंकि अमेरिका में प्राइवेट सेक्टर है, अमेरिका में तो 1% से कम किसान है, वहां इसीलिए प्राइवेट सेक्टर है। अग्निपथ योजना, क्योंकि इजराइल के अंदर 4 साल की, इजराइल के अंदर 0% अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां कोई फौज में जाना ही नहीं चाहता, उस प्रकार की देशभक्ति की भावना नहीं है, इसीलिए वहां 4 साल अनिवार्य सबको जाना पड़ता है। और ऐसे ही ये बिजली, क्योंकि यूरोप में और अमेरिका के कई वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर प्राइवेट, तो ये वहां के आप नीतियों को नकलची बंदर बनके हिंदुस्तान में तजुर्बे करना बंद करें। हिंदुस्तान की अलग परिस्थितियां हैं, हमारे देश में तो हमारी देश की परिस्थितियों के आधार पर जो नीतियां बनेंगी वो चलेंगी। और इसीलिए हिंदुस्तान में इतनी असमानता, जो सरकार ने दुनिया में सबसे रिकॉर्ड असमानता इस सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से बनी है। ऐसे में आप जो गरीब वंचित वर्ग, किसान वर्ग, जिनको सस्ती में बिजली देने की आवश्यकता है, आप उनको उससे वंचित रखने के लिए ये नीति अगर लेके आएंगे तो हम इसका विरोध करें। बाकी स्टैंडिंग कमेटी में रेफर हुआ ये, और स्टैंडिंग कमेटी में हम फिर हमारे जितने सदस्य हैं वो हम अपना उसी प्रकार का जो डिसेंट नोट हमने पहले दिया था हम स्टैंडिंग कमेटी में रखेंगे। यही मैं आपको कह रहा था, ये जो इनको मैंने बताया तिवारी जी को, कि इसमें हमें लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का टैरिफ बढ़ेगा, रूरल डोमेस्टिक हाउस होल्ड पे टैरिफ बढ़ेगा, क्योंकि ये वो सेक्टर्स हैं जहां आज के दिन टैरिफ कम है, और मिडिल क्लास पे भी टैरिफ बढ़ेगा। इसका कारण ये है कि आज हमारे देश में जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो पब्लिक सेक्टर में है, आज इंडस्ट्रियल और कमर्शियल, वहां पे जो टैरिफ है उसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उस प्रॉफिटेबिलिटी से कंपनसेट करती है जो मिडिल क्लास, रूरल हाउस होल्ड और एग्रीकल्चर सेक्टर है। वहां पर टैरिफ बहुत कम है, कई जगह जो है उसमें सब्सिडाइज है, सब्सिडीज ज़्यादा है, मगर वो वहां से कवर करके यहाँ पे जितना प्रॉफिट आता है, तो क्रॉस सब्सिडाइजेशन की वजह से आज हमारी पब्लिक सेक्टर की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा ये मानना है जब आप जो प्रॉफिटेबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे आप प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ कर देंगे तो यहां तो कोई आएगा नहीं। किसान को कोई सस्ते में बिजली देने के लिए या मुफ्त में बिजली देने के लिए अदानी या अंबानी नहीं आएंगे। आप इन सारे वो तो जब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के पास केवल यही पोर्शन रह जाएगा स्पेक्ट्रम का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जहां से सब्सिडी की आवश्यकता है, तो उनको निश्चित रूप से वहां सब्सिडीज को आप जो है कम करना पड़ेगा और टैरिफ को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका पूरा बोझ हिंदुस्तान के गरीब पे और किसान पे और मिडिल क्लास पे पड़ने जा रहा है। हमारी देश की ये परिस्थिति है, तो इसीलिए जल्दबाजी में ये कानून हम नहीं चाहते बने। इसमें सारे स्टेक होल्डर से बात होनी चाहिए। हमने ये, हमारी पार्टी की भी ये मांग है और यही किसानों के साथ भी समझौता था, जिस समझौता को सरकार ने नकारा है। देखिए ऐसा है कि बिहार संबंधी जो भी प्रश्न रहेंगे मैं वो 1 to 1 बाद में आराम से आपसे बात करूंगा। नहीं, ये राष्ट्रीय स्तर का भी हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो चाहे ब्रह्मांड स्तर का हो, जो भी प्रश्न रहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चयनित विषय के बाहर के, उन प्रश्नों को मैं बहुत विस्तार से और एक बहुत लेक्चर के रूप में उनका जवाब आपसे 1 to 1 बैठ के बाद में दूंगा। हाँ जी,
देखिए, फर्टिलाइजर कृषि का एक महत्वपूर्ण इनपुट है और जितने भी इनपुट्स हैं आज इस सरकार में बेइंतहा उनकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें फर्टिलाइजर, बिल्कुल आपने ठीक है, डीएपी की बात हो, यूरिया की बात हो, डीजल की बात हो, और बहुत से प्रदेशों में चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ की बात हो, चाहे वो ट्रैक्टर के पार्ट्स पे जीएसटी लगाने की बात हो, कृषि से संबंधित बहुत से जो इनपुट्स जो है, सीड के प्राइसेस की बात हो, मगर फर्टिलाइजर तो इसमें महत्वपूर्ण है जिसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। तो उनमें वृद्धि हुई है और उस अनुपात में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य ना बढ़ाया, ना सरकार का कोई विचार बढ़ाने का। इसकी नीयत स्पष्ट हो जाती है एमएसपी कमेटी से। एमएसपी कमेटी में मैं आपको उदाहरण बताऊं कि उनका मकसद है प्रमोट जीरो बजट बेस्ड फार्मिंग। इस तरह के जो है ब्रॉड बेस्ड विषय एमएसपी कमेटी के रेफरेंसेस में रखे हुए हैं। तो सरकार की नीयत दिखाई दे रही है कि सरकार पारदर्शिता से ना तो एमएसपी तय करना चाहती है, क्योंकि हमारी मांग है जो रही है कि एमएसपी पारदर्शिता से तय की जाए। सबसे पहले C2 कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट है इस पे जो है 50% का मुनाफा दिया जाए। C2 जिसके अंदर फैमिली लेबर को भी इंक्लूड किया जाए, कॉस्ट ऑफ लैंड को भी इंक्लूड किया जाए, और फर्टिलाइजर की उसी साल की इनपुट को सबको इंक्लूड किया जाए, और उसको एमएसपी को देश के किसान को दिलवाया जाए। सीधी सी मांग है। लेकिन सरकार ने इतने बड़े आंदोलन के बाद इस तरह का मजाक अपमान देश के किसान के साथ किया है। देश के किसान को आज हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ कुछ एमएसपी कमेटी से कोई आशा किसी किसान को नहीं रखनी चाहिए। और आपका जो प्रश्न है उसका मैं स्वागत करता हूँ। आज हम ये भी मांग करते हैं कि जो किल्लत की जो फोरकास्ट किया जा रहा है खाद को लेकर, खास तौर पे डीएपी, यूरिया, जब से सरकार आई है, ये सरकार ऐसी है कि यूरिया के कट्टे केवल हल्के नहीं हुए, वो थाने में और पुलिस के पहरे पे बांटे गए हैं। इतनी किल्लत हर सीजन में देख रहे हैं हम। पिछले सीजन में भी यही हुआ था। 5 किलो 45 किलो का कर दिया। ये बड़े नए नए तरीके निकालती है सरकार, किस तरीके से आपकी जेब पे डाका डाला जाए, उसके नए नए तरीके निकालती है। और इसका एक वो भी उसमें उदाहरण शामिल है कि 50 किलो का कट्टा, उसको 45 किलो का कट्टा अब कर दिया गया है। इसका कोई तर्क आपको नहीं मिलेगा।